हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब तक जो भी हमने लेक्चर देखे ट्रांसफार्मर के, उसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर के वर्किंग के ऊपर डिस्कस करा, ट्रांसफार्मर कैसे आया इसको सीखा। फिर हमने लॉसेस के ऊपर भी चर्चा की कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में। नाउ ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेक्चर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपटीशन या फिर आप अगेन क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट के बाद ही सब कुछ शुरू होता है ट्रांसफार्मर का, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले तक जो भी है वो थ्योरेटिकल रहता है, उसके ऊपर बहुत हैवी क्वेश्चंस आपके सामने कभी नहीं आएंगे। पर इक्विवेलेंट सर्किट से आपके हैवी क्वेश्चन आना शुरू होते हैं और यहाँ से एक नींव पड़ती है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें सीखने को मिलेगा 3 चीजें मैं बताऊंगा आपको कि सिग्निफिकेंस क्या है इक्विवेलेंट सर्किट का ट्रांसफार्मर के। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगी ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट की, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग टच करेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को सीखेंगे। वो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है वो देखेंगे। एंड थर्ड वन की कोर लॉस कैसे अफेक्ट करता है इक्विवेलेंट सर्किट के, ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए इक्विवेलेंट सर्किट की, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है और ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने ट्रांसफार्मर हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर बनाया था, ठीक है, और ट्रांसफार्मर का हमने ऑपरेशन भी देख लिया एंड मैकेनिज्म भी सीख लिया। पर जब हम इसको एनालाइज करते हैं, यानी कि जब हमें ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करनी है, ठीक है, एनालिसिस, जब आप ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करने की कोशिश करते हो तो हमें एक ज़रूरत होती है एनालिसिस, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सर्किट की। ठीक है, सर्किट कौन सा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब जो कि आर एल सी इस तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हो, जिसके अंदर वोल्टेज और करंट कंट्रोल करके हम सारा उसका कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। तो ये जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको ही हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि एक ऐसा सर्किट, यानी कि ट्रांसफार्मर को अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में, जिससे कि इसकी एनालिसिस कर सकें। क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसके ऑपरेशन की। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है इक्वल, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल डिजाइन के लगभग लगभग करीब होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इक्विवेलेंट सर्किट का। नाउ अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि भाई इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा और सीखेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरीके का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कोर ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, कोर टाइप, ठीक, इसको थोड़ा समझना आसान रहेगा। और यहाँ पे हम लोग, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दी है इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है ये, एंड दिस वन इज द V1 सप्लाई दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे मिल रही है इस तरीके से, ये है मुझे V2 सप्लाई मिल रही V1 देने पे, ठीक है, V2 आउटपुट मिल रहा है। ठीक, अब होगा क्या कि जब आप V1 इस पे सप्लाई वोल्टेज दोगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करोगे, यहाँ पे क्या दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक, तो जब तुम एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दोगे इसमें, तो ये जो वाइंडिंग होती है यहाँ पे होने होते हैं, ठीक, तो वो कैसे पहुंचेगी और किस तरीके से ऑपरेट करेगी इसको सीखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि ये वाइंडिंग का, इसके अंदर यहाँ पे हो रहे होंगे कंडक्टर लॉसेस हो रहे होंगे, यानी कि कुछ एनर्जी जो कि वो कंडक्टर लॉसेस चलेगी, इसको हम लोग ओमिक लॉसेस भी कहते हैं, ओमिक लॉसेस। ठीक है, तो जो प्राइमरी साइड है उसकी जो वाइंडिंग है उनके अंदर, क्योंकि वाइंडिंग तुम्हारी कॉपर की बनी होती है और कॉपर के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, तो ओमिक लॉसेस इसके अंदर हो रहे होते हैं, तो ओमिक लॉस हो रहे होंगे। ठीक, तो यानी कुछ एनर्जी तुम्हारी ओमिक लॉसेस में चली जाएगी। नेक्स्ट, कुछ एनर्जी आपकी क्या होगा यहाँ पे, अब आप जानते हो ये बात, आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये बनेगा यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया फाई यूजफुल हो गया ये। लेकिन कुछ फ्लक्स जो होगा वो लीक आउट भी हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही। तो ये जो क्या होगा, ये कहलाएगा, यहाँ पे इसके इस लीक होने की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं इसे फाई एल, इसको नाम दिया जाता है फाई L1, यानी प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज के होने की वजह से, फ्लक्स के लीक होने की वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी में चले जाओगे, सेकेंडरी में भी जब करंट तुम्हारा इसके अंदर फ्लो करेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द करंट, जब करंट फ्लो करेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पर्टिकुलरली जो लॉसेज होंगे, ओमिक लॉसेज, ठीक है, वहां पे कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, ओमिक लॉसेज ऑफ सेकेंडरी
सॉरी प्राइमरी हो गया ये वाले, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी ओमिक लॉसेज होंगे, ओमिक लॉसेज होंगे सेकेंडरी साइड के, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका फ्लक्स जो होगा, लीकेज फ्लक्स होगा कुछ इस तरीके से ये, तो इसके अंदर जो लॉसेज होंगे ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, तो ये कौन से हो जाएंगे, लीकेज फ्लक्स लॉसेज, ठीक है, यानी कि कुछ सेकेंडरी साइड के, ठीक, क्लियर हो गया, L2 क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यानी कि कुछ फ्लक्स तुम्हारा जो होगा, यानी कुछ एनर्जी जो होगी, यानी जो भी तुमने एनर्जी टोटल दी उसका कुछ पार्ट तो ओमिक एनर्जी में चला जाएगा, यानी कि कंडक्टर के कारण एनर्जी में चला जाएगा, कुछ एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी फ्लक्स के लीक होने की वजह से प्राइमरी में। इसी तरीके से सेकेंडरी में आ जाओगे, सेकेंडरी में भी ओमिक लॉसेज होंगे, वहां पे एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, प्लस कुछ एनर्जी तुम्हारी जो ड्रॉप होगी वो हो जाएगी तुम्हारी सेकेंडरी के लीकेज में, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हमें जो ट्रांसफार्मर बनाना है, और जो बची कुची, अच्छा हाँ, जो बची कुची एनर्जी है वो तुम्हारी ट्रांसफॉर्म होगी, तो हमें जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा वो इस तरीके से बनाएंगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसके अंदर हम लोग इनपुट कर सकें। तो देखो हमें क्या करना है, एक तो हमें दिखाना है, पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक, एक चीज हमें दिखानी है क्या, कि लीकेज की, यानी कि लीकेज का जो लॉस हो रहा है, ठीक, लीकेज लॉसेस, लीकेज यानी कि फाई एल की वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं इसको दिखाना है, इसकी वजह से एनर्जी ड्रॉप होगी, ठीक। तो इसको देखो, इसको हम लोग दिखाने के लिए, यानी कि अगर याद रखना, ये मैंने आप लोगों को इंडक्टर वाला जब लेक्चर पढ़ाया था पुराना बेसिक में, तो मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिक एनर्जी की बात करी जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी की, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग इंडक्टर का सहारा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लीकेज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेंगे अगेन एक इंडक्टर का सहारा लेंगे, और उसका जो हमारे पास रिएक्टेंस होगा वो हम ले लेते हैं XL1, क्योंकि प्राइमरी साइड है, ठीक है। L का मतलब हो गया लीकेज, L का मतलब हो गया लीकेज, 1 का मतलब हो गया प्राइमरी साइड, और X क्या है, ये तुम्हारा दिखा रहा है रिएक्टेंस को, ठीक है, रिएक्टेंस। यानी कि हमने क्या करा, जो लीकेज की वजह से जो एनर्जी ड्रॉप हो रही थी उसको, अगर लीकेज की वजह से जो लॉसेज है, एनर्जी जो ड्रॉप हो रही है उसको हम लोग दिखाएंगे एक इंडक्टर के थ्रू। इसी तरीके से दूसरी एनर्जी जो ड्रॉप हो रही है वो आपकी हो रही है ओमिक लॉसेज में, ओमिक लॉसेज। तो इसको दिखाना बहुत आसान है, मैं बता चुका हूँ, बेसिक एलिमेंट का लेक्चर था रेजिस्टेंस, मैंने बताया था कहीं पे भी अगर ओमिक लॉसेज हो रहे हैं तो हम उसको रेजिस्टेंस से दिखाएंगे। तो ये हम दिखाएंगे R1 से, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I1 जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी साइड को, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया। ऐसे ही सेकेंडरी साइड में, फॉर सेकेंडरी अगर, ठीक है, तो फॉर सेकेंडरी साइड के लिए क्या होगा, XL2 दिखा देंगे, और रेजिस्टेंस में क्या दिखाएंगे, इंडक्टर दिखा दी, और यहां दिखा देंगे R2। समझ में आ गया, ठीक। तो ये चीज अब तक क्लियर हो गई होगी, यानी कि हमें करना क्या है और किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीज हमने क्लियर कर दी, ठीक है। ये हो गए आपके लॉसेज जो ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स के अंदर लॉसेज हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों लॉसेज जो हैं ये वाइंडिंग्स के अंदर हो रहे हैं, यानी कि वाइंडिंग की वजह से, ठीक है। तो इसको मैं ब्रॉड कैटेगरी में दे देता हूं, ड्यू टू वाइंडिंग, यानी कि जो तुमने वाइंडिंग की हुई है ट्रांसफार्मर के ऊपर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वहां जो लॉसेज हो रहे हैं वो लीकेज लॉस हो रहा है, एक तो कुछ फ्लक्स लीक हो जा रहा है और कुछ हो रहा है ओमिक लॉस, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कोर की, वापस चलते हैं यहीं पे, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये जो मैंने बताए अब तक ये सारे के सारे थे आपके वाइंडिंग लॉसेज, यानी कि वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेज हो रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे कोर की, यानी कि कोर लॉसेज की, ठीक। तो ये मैं जानता हूं कि अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है, और सेम हम लोगों ने इस पे वाइंडिंग की हुई है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब वाइंडिंग लॉसेस हम लोग देख चुके हैं, ये वाइंडिंग लॉसेस मैंने आपको सब कुछ बता दिए थे, जितने भी वाइंडिंग में होंगे, ओमिक वाइंडिंग के अंदर जो लॉस हो रहा है वो, और जो वाइंडिंग में जो फ्लक्स लीक हो गया उसकी वजह से लॉसेस हो गया। अब बात आती है कोर की, तो कोर के अंदर हम लोग जानते हैं कौन से लॉस होते हैं, कोर के अंदर लॉस होते हैं आपके कोर लॉस, ये मैं बता चुका हूँ कौन कौन से। एक हो गया आपका हिस्टैरिसीस लॉस, और एक हो गया आपका एडी करंट लॉसेस। समझ में आ गया, ठीक। तो ये लॉस भी हो रहे हैं कोर के अंदर, क्लियर हो गया। तो इन दोनों लॉसेस, अगेन लॉस का मतलब क्या होता है, कोर हीट होगी, तो कोर लॉसेस की वजह से क्या होता है, कोर जो होती है वो हीटिंग होती है, कोर के अंदर हीटिंग होने लगती है। और ये मैंने आपको बताया है कि जब भी कोर के अंदर हीटिंग होगी, और हीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, कई बार लेक्चर में मैंने बताया आपको कि कहीं पे भी अगर आपको हीटिंग लॉसेस को दिखाना है तो वहां पे आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे और उसको लिखेंगे RC, यानी कि आर कोर का रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं कोर की वजह से जो ओमिक लॉसेस हो, मतलब कोर में जो लॉसेस हो रहे हैं एडी और हिस्टैरिसीस मिलके, ठीक है। तो ये RC जो है ये तुम्हारे हीटिंग लॉसेस को
दिखाएगा जो कोर के अंदर हो रहे होंगे, और ये हो रहे होंगे हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस को मिला के। क्लियर हो गया? ठीक, ओके। ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको जरा रिप्रेजेंटेशन समझते हैं इसका। देखो, मैंने आपको वाइंडिंग लॉसेस का रिप्रेजेंटेशन बता दिया, यानी कि लीकेज लॉसेस को हम दिखाएंगे XL1 इंडक्टर बना के, ओमिंग लॉसेस को दिखाएंगे R1। ऐसे ही सिमिलरली सेकेंडरी साइड में जो लीकेज हो रहा होगा उससे XL2, और जो सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस होगा उसे R2। ठीक है, नाउ आप देखते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, कोर के अंदर दो काम हो रहे हैं। कोर के अंदर जो फ्लक्स जा रहा है, यानी कि ये रहा यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, ठीक। तो कोर जो करंट डिमांड कर रही है, यानी कि कोर के मैग्नेटाइज करने के लिए, कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट डिमांड किया जा रहा है यहाँ से, यानी कि जिसे हम लोग, मैं बताता आया हूँ आपको, I0 यानी कि नो लोड करंट होता है, यानी कि लोड लगा हो या ना लगा हो, ये करंट मांगी जाती है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक तो ये कोर को मैग्नेटाइज कर रही है, ये करंट क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी, कोर को मैग्नेटाइज करेगी, प्लस इस लॉसेस को भी ओवरकम करेगी। तो ओवरकम करेगी लॉसेस को, ओवरकम करेगी लॉसेस को। ठीक है, तो देखो दो काम हो रहे हैं कोर के अंदर, जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो हम मांग रहे हैं कोर की, नो लोड करंट, वो दो काम कर रही है। एक तो कोर को मैग्नेटाइज करने का काम कर रही है, जिससे कि यूजफुल फ्लक्स सेटअप हो सके। ये जो मैग्नेटाइज करेगी, इसी की वजह से φm आएगा, यूजफुल फ्लक्स, प्लस जो कोर के अंदर जो लॉसेस हैं, हिस्टैरिसीस, एडी करंट, इनको भी तुम्हें ओवरकम करना है। तो इसके लिए जो सर्किट बनाया जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग जो यूज करते हैं, ध्यान से समझना, सेम करंट I0, ठीक है, नो लोड करंट। अब इसके दो काम, एक काम है हमें कोर को मैग्नेटाइज करना है। तो कोर को मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, φm बनाना। और मैंने तुम्हें बताया, जब भी हम लोग कभी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कहीं पे मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर की फॉर्म में। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं XM, एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने लीकेज को किससे रिप्रेजेंट करा था, इंडक्टर से रिप्रेजेंट करा था। उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, ये भी हमारा क्या है, फ्लक्स है, तो इसको भी हम लोग XM से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया XM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक हम लोग लगा देंगे, एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा XM। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक, और एक मुझे कंपोनेंट, एक सेम करंट जो होगी, यानी कि एक कुछ पार्ट तो इस करंट का यूज हो जाएगा मैग्नेटाइज करने में, और बचा हुआ पार्ट किस में होगा, लॉसेस को ओवरकम करने में। तो लॉसेस के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे रेजिस्टेंस RC। क्लियर हो गया, ये सर्किट आपका इस तरीके से समझ में आया। ठीक, तो यानी कि ये जो करंट है, क्योंकि करंट दो काम कर रही है, देखो मैंने यहाँ बताया तुम्हें, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट या नो लोड करंट जो तुम, सॉरी, नो लोड करंट जो तुम मांग रहे हो, जब लोड नहीं लगा हुआ है, तो उसके दो काम है, एक तो कोर को मैग्नेटाइज करना, प्लस लॉसेस को ओवरकम करना। इसीलिए हमें, क्योंकि करंट के दो काम है, तो करंट डिवाइड करनी पड़ेगी, और पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ पे पैरेलल में RC और XM को कनेक्ट करा। ठीक, तो ये हो गया पैरेलल में कनेक्शन। देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये जो करंट है I0, टोटल करंट जो नो लोड करंट मांगी जा रही है, इसका एक पार्ट यूज हो जाएगा मैग्नेटाइज करने में, IM लिख दिया। ये काम क्या करेगा, इसका काम होगा कोर को मैग्नेटाइज करना, यूजफुल फ्लक्स जनरेट करना। ठीक है, ये क्या करेगी, ये तुम्हारा यूजफुल फ्लक्स जनरेट करेगी। ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट जाएगा, वो होगा IC। और ये इसका काम क्या होगा, ये होगा लॉस कंपोनेंट, लॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है, लॉस कंपोनेंट है, मतलब ये क्या करेगा, ये तुम्हारे जो यूज हो जाएगा, यानी कि इसकी खपत कहाँ होगी, हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस को शो करने में, एडी करंट लॉसेस में। तो ये करंट जो होगा हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस में चला जाएगा, और जो IM है, ये क्या है, मैग्नेटाइज करने में, यूजफुल फ्लक्स जनरेट करने में यूज होगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। नाउ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये दोनों मैंने बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पे सर्किट बनाना, कि किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीजें, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का सर्किट देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सर्किट की, प्रैक्टिकल सर्किट। ठीक है, प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल बनाना बहुत आसान है। एक बार अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट समझ में आ गया, तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग देंगे सप्लाई। ठीक है, ये V1 सप्लाई दिया आपने। ठीक है, अब ये जो तुम एनर्जी दे रहे हो, ये एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था, वाइंडिंग में दो जगह एनर्जी खर्च होती है। एक एनर्जी वेस्ट हो जाती है ओमिक लॉसेस में, यानी कि जो वाइंडिंग तुमने की हुई है ट्रांसफार्मर की, उसकी वाइंडिंग्स में खर्च हो जाएगी, उसके रेजिस्टेंस में कॉपर के। और दूसरी जो एनर्जी होगी वो वेस्ट हो जाएगी अक्रॉस लीकेज, लीक होने की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी फ्लक्स के। ठीक, तो दोनों के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप करवा देंगे। इसीलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि R1 और लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस X1, ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज में लगाने से क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप दिखा देगा। तो यहां से अगर V1 वोल्टेज चला था, तो कुछ वोल्टेज R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और कुछ X1, यानी कि कुछ वाइंडिंग्स का, ये क्या दिखा रहा है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये दिखा रहा है वाइंडिंग का लीकेज, वाइंडिंग का लीकेज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लीक हो जाएगा। जब कुछ लीक हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, या कह सकते हैं एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी लीक होने की वजह से। तो उसको हमने यहाँ दिखा दिया, प्लस R1 को दिखा दिया। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब यहाँ तक जो करंट ड्रॉप होके जो बचेगा, ये जो इसके बाद ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो होता है तुम्हारा E1। ठीक, ये जो होता है ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 आ जाएगा। नाउ अब ये जो वोल्टेज है ये अप्लाई होगा कोर के अक्रॉस। अब कोर लॉसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोर लॉसेस को मैंने बताया था आपको, ये सर्किट है बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे। कोर में हम लोग क्या करेंगे, कोर में एक तरफ हम बनाएंगे RC, यानी कि कोर के लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक आएगा यूजफुल मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि यूजफुल मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को जनरेट करने के लिए XM। ठीक, और यहां से इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर करंट जाने वाली क्या है, I0 हो गई। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो अगर एक्स्ट्रा करंट की डिमांड की जाएगी, जैसा कि हम लोग लोड साइड में जानते हैं, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था कि अगर लोड कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर में तो एक्स्ट्रा करंट डिमांड होती है। वो एक्स्ट्रा करंट किस तरीके से जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्किट, ये वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे जाएगा वो I1 डैश। क्लियर हो गया? ये हो गया I0 I1 डैश, और यहां से जो करंट मांगा जाएगा प्राइमरी से वो मांगा जाएगा I1। यानी कि जो प्राइमरी से करंट मांग रहे हो, टोटल करंट जो आ रहा होगा, जो वाइंडिंग के अंदर टोटल करंट जाएगा वो तुम्हारा लॉसेस में चला जाए, कुछ वाइंडिंग के रेजिस्टेंस लॉस करा देगा, कुछ लीक करा देगा, और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा करंट है, सॉरी एक कांस्टेंट करंट I0 जो होगा वो कोर डिमांड करेगा, और I1 डैश क्या होगा, ये डिमांड करेगा सेकेंडरी। ये क्या करेगा, टू कंपनसेट सेकेंडरी करंट, यानी कि लोड करंट को जो कंपनसेट करने के लिए फ्लो करेगा वो हो गया I1 डैश। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जिसमें हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो I1 डैश है उसको अलग करने के लिए ही हमने ये पैरेलल में कनेक्ट करा, यानी कोर को जो तुम्हारी वाइंडिंग्स है उनसे जो ट्रांसफॉर्म होगी, देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे होगा म्यूचुअल इंडक्शन परफॉर्म। ठीक, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन परफॉर्म होगा इसी को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करा है, दोनों करंट को सेपरेट दिखाने के लिए यहाँ पे एक करंट डिवाइड कर दी I0 और I1 डैश में। अच्छा, ये जो करंट हमने डिवाइड करी ये फर्दर डिवाइड होगी किस किस में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक होगा IC और एक होगा IM। ठीक, ये हो गई करंट डिवाइड हो गई। ये हो गया तुम्हारा कोर, ये पर्टिकुलर दिखा रहा है तुम्हारे कोर को, कोर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोर लॉसेस प्लस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को। ठीक है, और ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइंडिंग के लॉसेस, जो भी वाइंडिंग के अंदर वाइंडिंग की वजह से जो लॉस हो रहा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे तुम्हारा आएगा करंट आया I1 डैश, वोल्टेज कितना आएगा, देखो वोल्टेज कितना है यहाँ पे E1 है, सेम E1 वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, और यही वोल्टेज तुम्हारा जो है आगे चल के ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पे होगी कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, एंड यहाँ से सेकेंडरी सर्किट शुरू हो जाएगा। ठीक, सेकेंडरी सर्किट होगा, सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पे अगेन आ जाएगा E2। ठीक, और यहाँ पे हम लोग I2। क्लियर हो गया? तो ये जो दो लाइनें ये दिखा रहे हैं कि ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, और मैग्नेटिकली कपलिंग की ये लाइनें हैं, ये पर्टिकुलर लाइन जो बनाई है मैंने, दो लाइनें सीधी सीधी सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये दिखा रहा है तुम्हारे म्यूचुअल इंडक्शन को, यानी कि इसको मैं अगर हाईलाइट करूं, यहाँ पे हो रहा है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, और ये हो गया E2 म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो ये तुम्हारा है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। अभी ये भी 3-4 तरीके के होते हैं, रिफरिंग होता है, एक अप्रोक्सीमेट होता है, आने वाले लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। नाउ सेकेंडरी साइड को ही बना लेते हैं, सेकेंडरी क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो प्राइमरी साइड से हमने ये देख लिया कि ये कोर के बाद का जो पोर्शन है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, E1 आ गया था और ये कपलिंग हो गई थी, ये था I1 डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे सेकेंडरी, यहाँ आ गया E2। नाउ सेकेंडरी में भी सेम वाइंडिंग के अंदर कुछ लॉस हो रहे होंगे, तो वाइंडिंग के लॉसेस में एक रेजिस्टेंस लॉस, ओमिक लॉस हो रहा होगा R2, और कुछ लीकेज लॉस हो रहा होगा तो उसको लिख देंगे X2, और ये दिस वन इज द, ये तुम्हें मिल रहा होगा यहाँ पे V2 कुछ ड्रॉप होने के बाद। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जितना वोल्टेज बनेगा
ठीक, जितना E2 आएगा वो क्या होगा, आउटपुट में उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगा पोटेंशियल, और कुछ पोटेंशियल लीकेज की वजह से वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो वेस्टेज है ये क्या है, ड्यू टू ये जो हमने लिखा है ये क्या है, वाइंडिंग लॉसेस को दिखा रहा है, वाइंडिंग लॉसेस, यानी कि वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उनको ये R2 X2 जो है ये वाइंडिंग के लॉसेस को दिखा रहा है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लॉसेस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से वोल्टेज जो है तुम्हारा वो बन रहा है और म्यूचुअली ट्रांसफॉर्म होकर आउटपुट में मिल रहा है। ये कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें मिल रही I2, यानी कि जो हम लोग बात करते आते थे कि एपरेंट पावर कांस्टेंट रहेगी, तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फ्रेम में कहा जाता है। यहाँ पे जितनी पावर जा रही है, कितनी पावर हम दे रहे हैं, इनपुट कितनी आ रही है म्यूचुअल इंडक्शन से पहले, E1 और I1 डैश, ये म्यूचुअल इंडक्शन से पहले की पावर है, ये जस्ट इक्वल आ जाएगी किसके, E2 और I2 के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीज देखो यहाँ पे दिख रही होगी तुमको, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है E2 I2 जितनी मांग रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन में अगर आप देख सकते हो तो E1 I1 डैश इक्वल टू आ जाएगा E2 I2। ये एपरेंट पावर जो तुम म्यूचुअल इंडक्शन में दे रहे हो और एपरेंट पावर जो तुम म्यूचुअल इंडक्शन में आउटपुट मिल रही है, ये एपरेंट पावर बिफोर म्यूचुअल इंडक्शन और एपरेंट पावर आफ्टर म्यूचुअल इंडक्शन, वो दोनों बराबर रहेंगी। ठीक है, तो बिफोर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, और एपरेंट पावर आफ्टर म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो एपरेंट पावर दोनों की दोनों बराबर रहेंगी। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, अब I1 डैश की अगर बात कर लें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो I1 डैश जो होगा वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा N1 बाई N2 इंटू I2 होगा। सिंपल सी चीज है, ये चीज देखो समझ में आ गई होगी, क्लियर। ये हम लोग पहले भी पुराने लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो I1 डैश होगा वो I2 की वजह से डिमांड किया जाता है, और ये कितना होगा I2 N1 बाई N2, क्योंकि आप क्या होता है हम जानते हैं I1 डैश अपॉन I2 इक्वल टू N1 बाई N2, एपरेंट पावर इक्वल के सॉरी N2। ठीक, और E1 बाई E2, सॉरी एक मिनट वेट, N2 आएगा यहाँ पे, ऊपर N2 आएगा, नीचे N1 आएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो में। ठीक, क्योंकि क्या होता है E2 बाई E1 इक्वल टू होता है N2 बाई N1। ठीक, तो I1 डैश बाई I2 इक्वल टू होगा N2 बाई N1। ठीक, क्योंकि ट्रांसफार्मर रेशियो में E2 और I1 जो होते हैं एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं, क्योंकि एपरेंट पावर कांस्टेंट है, तो इसीलिए I1 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे N2 बाई N1। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो N2 बाई N1 I2 आ जाएगा। तो I1 डैश जो होगा, I1 डैश इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक, और E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। तो I1 डैश की, यानी कि जो भी I1 डैश की अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो मैं अगर I2 पता है तो I1 डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू I2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। यानी कि अगर तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो N2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऐसे में प्राइमरी से जो करंट होगी जो मांगी जाएगी वो काफी हाई करंट मांगी जाएगी, अगर I2 करंट तुम्हारी स्मॉल भी, यानी कि अगर 2 एम्पेयर करंट है और जो ट्रांसफार्मर तुम्हारा स्टेप अप है 10 टाइम्स है स्टेप अप, तो जो प्राइमरी करंट जो I1 डैश मांगी जाएगी लोड की वजह से, वो कितनी मांगी जाएगी, 20 एम्पेयर करंट की डिमांड होगी लोड से। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक हमने इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया, किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट होता है, और ट्रांसफार्मर का हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट समझा कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, उसमें कोर लॉसेस दिखाने हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आप सर्किट एनालिसिस सिंपली सी करोगे तो देखो ये I1 करंट जा रही थी, ये करंट जाके यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक पार्ट है कांस्टेंट करंट का, यानी कि ये जो करंट तुम मांग रहे हो I1 से, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट हो गया कोर में जा रही है, यानी कि I0 कोर में जा रही है ट्रांसफार्मर के, कोर करंट, और ये कांस्टेंट करंट होती है, कांस्टेंट करंट होती है, यानी कि लोड पे डिपेंडेंट नहीं होती। जबकि एक करंट जा रही है आगे, यानी कि जो किस पे डिपेंडेंट है, लोड डिपेंडेंट करंट है, और वो जाती है I1 डैश। ठीक, तो I1 जो होगा टोटल वो इक्वल टू हो जाएगा फेजर सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, जिसके अंदर ये वाली जो पर्टिकुलर करंट होती है ये होती है तुम्हारी कांस्टेंट करंट, और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, यानी लोड पे डिपेंड नहीं करती। जबकि I1 डैश क्या है, ये वेरिएबल करंट होती है, और डिपेंड्स ऑन लोड, और लोड क्या होता है, I2।
समझ में आ रहा है? तो देखो ये चीज़ ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो लोड पे डिपेंड होगी वो वेरिएबल होगी और जो चीज़ लोड पे डिपेंड नहीं होगी वही कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए इस करंट को, ये जो कांस्टेंट करंट आई नॉट है, इसीलिए हमने जो कोर को बनाया था, देखो यहाँ पे तो कोर को पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में क्यों लगाया है? क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है, लेकिन करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि एक होगी कांस्टेंट करंट, ये जो करंट यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये पर्टिकुलर करंट होगी तुम्हारी कांस्टेंट करंट। ये क्या है? कांस्टेंट करंट है, ठीक। ये है तुम्हारी कांस्टेंट करंट, और ये वाली जो करंट है I1 डैश, ये वाली जो इसमें फ्लो कर रही है लोड के लिए, ये हो गई तुम्हारी वेरिएबल करंट। तो कांस्टेंट करंट और वेरिएबल करंट को अलग अलग करने के लिए ही हमने, क्योंकि दो करंट डिवाइड हो रही हैं, तो करंट डिवाइड कब होती है? पैरेलल पाथ में होती है। इसीलिए हमने ये कोर सर्किट को अलग से बनाया है, पैरेलल में लगाया है इस वाइंडिंग के, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रीजन हो गया। ये दोनों सीरीज में लगाए हैं, इसके लिए मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हमें क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग की वजह से जो एनर्जी ड्रॉप हो रही थी, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल ड्रॉप दिखाना था। पोटेंशियल ड्रॉप सीरीज में होता है, इसीलिए R1 और X1 जो होंगे वो सीरीज में लगाए गए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें आपको लगभग चीजें, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, जितनी भी ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जरूरी था। यहाँ थोड़ी जगह कम थी, तो मैंने यहाँ पे आपको सेकेंडरी साइड का भी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हाँ सेकेंडरी में कोर लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि कोर लॉसेस हम लोग प्राइमरी में दिखा चुके हैं। क्योंकि कोर लॉसेस सेकेंडरी में अगर दिखाओगे और सेकेंडरी ओपन सर्किट है तो कोर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी इसमें नहीं दिखाया। ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, जब मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी और एग्जैक्ट जो होते हैं और अप्रोक्सीमेट सर्किट जो होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं तो हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करी, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ये समझा। फिर उसके बाद इसी इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर हमने देखा, हमने इसके अंदर वाइंडिंग लॉसेस, यानी कि जो वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस हो रहे थे, वाइंडिंग लॉसेस के ऊपर चर्चा करी। उसमें दो लॉसेस थे, एक था हमारे पास लीकेज लॉस, लीकेज की वजह से, जिसको मैंने X1 और X2 से दिखाया, और एक था इसके अंदर ही तुम्हारा कौन सा था, ओमिक लॉसेस, इसको मैंने R1 और R2 के टर्म्स में दिखाया, ठीक है। और इसके अलावा हमने और क्या चर्चा करी, हमने कोर के बारे में बात करी। कोर के अंदर जो हमने देखा, दो तरीके के कंपोनेंट चाहिए, एक होता है लॉस कंपोनेंट जो कि क्या करेगा, जो कि था आपका IC, और इसका काम क्या था, इसका काम था तुम्हारा RC को कंप्लीट करना। RC किसको दिखा रहा था? RC दिखा रहा था तुम्हारा हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस को, और प्लस हमने एक देखा, एक जो दूसरा था वो था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और ये जो तुम्हारा था ये था IM, और ये आपका क्या दिखा रहा था, ये हमने XM से इसे रिप्रेजेंट करा था। ये सब चीजें सीखी। फिर हमने सीखा कि R1 और X1 और R2 एंड X2 ये हम लोगों ने किस में लगाए, ये हम लोगों ने सीरीज में लगाए। सीरीज में रीजन क्या था, यहाँ पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप दिखाना था, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप दिखाने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि एनर्जी ड्रॉप हो रही है इन लॉसेस की वजह से, पोटेंशियल ड्रॉप दिखाने के लिए। जबकि हमने क्या करा, हमने कोर कंपोनेंट्स यानी कि कोर कंपोनेंट यानी कि I0 और I1 डैश, इसको हम लोगों ने किस में दिखाया, इसको हमने पैरेलल में दिखाया। पैरेलल में क्यों दिखाया? क्योंकि पैरेलल में हमने ये दिखाया कि I0 जो है वो क्या है, कांस्टेंट करंट है, जबकि I1 डैश क्या है, वेरिएबल करंट है। ये तुम्हारी वेरिएबल करंट है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, और करंट हमेशा सीरीज में एक साथ रहेंगी, पैरेलल में सेपरेट होंगी, तो इसीलिए हमने पैरेलल में इनको कनेक्ट करा था, ठीक है। ये पूरा माइंड मैप है, यानी कि पूरा एक हम लोग कह सकते हैं कि माइंड मैप हमने तैयार किया है, जिस तरीके से आपने इस पूरे लेक्चर को करा। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, आप भी इस तरीके के माइंड मैप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इससे आपको रिवाइज करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। हर टॉपिक पढ़ने के बाद ये माइंड मैप इस तरीके का यूज कर सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में मैं इसका इस्तेमाल करूंगा हमेशा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको इक्विवेलेंट सर्किट आज हर तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर हम लोग इनके ऊपर इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, और ये सीखेंगे कि और कितने तरीके के इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं, और उनकी इक्वेशंस या उनकी वजह से उन सर्किट पर क्या असर पड़ता है। प्लस ये आज हमने प्रैक्टिकल देखा था, आने वाले क्लासेस में मैं आपको आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट भी बताऊंगा, और इनकी इक्वेशंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।